चुनावी परिणाम के बाद देश में गूंजा बड़ा सवाल, किसे बनाया जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। राजस्थान में राजघराने को मिलेगा मौका या योगी मारेंगे बाजी। क्या मध्य प्रदेश में छीनी जा सकती है शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी? कौन संभालेगा छत्तीसगढ़ सरकार की कमान? और क्यों तेलंगाना में कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच छिड़ी कुर्सी की जंग? दोस्तों, 2023 में हुए विधानसभा चुनाव रिजल्ट्स आ चुके हैं, जहां भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ बनाए रखी है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कांग्रेस को खदेड़ फेंका है। वहीं कांग्रेस ने भी तेलंगाना की लोकल पार्टी भारत राष्ट्र समिति को मात देकर अपने राज्य अपने नाम कर लिया है। लेकिन अब भाजपा और कांग्रेस के आलाकमान से लेकर पूरे देश में यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर चीफ मिनिस्टर किससे बनाया जाएगा। और इस वीडियो में हम इन्हीं 4 राज्यों के मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की एक लिस्ट लेकर आए हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस लिस्ट का हर एक उम्मीदवार क्यों चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लायक है और किसके सीएम बनने के चांस सबसे ज्यादा हैं। तो राजनीति से जुड़े इस रोमांचक वीडियो को पूरा देखेगा। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान से। तो भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद राजस्थान में कुर्सी का खेल शुरू हो चुका है, जिसमें भाजपा के 3 नेताओं के बीच कुर्सी की रेस छिड़ी हुई है। और इन 3 नेताओं के नाम है बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे और दिया कुमारी। सबसे पहले उस उभरते हुए चेहरे की बात करें जिसके नाम पूरे राजस्थान में गूंज रहा है, और वो है बाबा महंत बालकनाथ, जिन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। वैसे तो महंत बालकनाथ राजनीति के तजुर्बे में वसुंधरा राजे और दिया कुमारी से काफी पीछे हैं, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने राजस्थान में अपने समर्थकों के काफिले बना दिए हैं। जी हां, सिर्फ 39 साल के बाबा बालकनाथ को उनके गुरु महंत चंद्रनाथ के कुछ सालों पहले इंडियन पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि साल 2019 में उन्होंने अलवर राजस्थान से बीजेपी के कैंडिडेट बनकर लोकसभा चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के नेता भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख वोट से हरा दिया था। वहीं इस साल के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तिजारा से इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया और जहां उन्होंने 6000 वोट से जीत हासिल की और कांग्रेस नेता इमरान खान को धूल चटा दी। आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ एक कट्टर हिंदू हैं और जब से उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही है, तब से ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी के चेयरमैन ओवैसी की रातों की नींद उड़ गई है और वो इनके खिलाफ बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। यादव परिवार में जन्मे बाबा बालकनाथ ओबीसी वर्ग से आते हैं और वो मस्तनाथ मठ में 8वें महंत हैं। राजस्थान चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी आलाकमान ने तुरंत बाबा बालकनाथ को दिल्ली भी बुलाया था और तब से लेकर जानकारों का यही कहना है कि इस बार राजस्थान की कुर्सी राजघराने के नाम नहीं बल्कि भगवा पहनने वाले सुभरते हुए योगी के नाम ही होगी। अब बात करें बीजेपी की सबसे ज्यादा अनुभवी सीएम कैंडिडेट वसुंधरा राजे की, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जितनी बाबा बालकनाथ की उम्र है उतना तो वसुंधरा राजे का राजनीतिक का अनुभव है। जी हां, 1984 में जब बाबा बालकनाथ का जन्म हुआ था, उसी साल वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी और पिछले 40 सालों में वसुंधरा राजे अनेक बार लोकसभा से लेकर राजस्थान की विधानसभा की मेंबर रह चुकी हैं। वहीं वसुंधरा राजे साल 2003 से 2008 तक और 2013 से 2018 तक 2 बार राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री पद संभाल चुकी हैं, यानी मुख्यमंत्री की पोस्ट पर उनका ही 10 साल का अनुभव है। यहाँ एक रोमांचक तथ्य ये है कि वसुंधरा राजे साल 2003 से राजस्थान के झालर पाटन से इलेक्शन लड़ रही हैं और आज तक उन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया है। जी हाँ, इस साल भी झालर पाटन से वसुंधरा राजे का जलवा कायम है और उन्होंने 53,000 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार रामलाल चौहान को धूल चटा दी है। इतना ही नहीं, ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव शिंदे की बेटी वसुंधरा राजे राजघराने से ताल्लुक रखती हैं और राजस्थान में उनकी एक आवाज से हजारों की भीड़ जमा हो जाती है, इसलिए उन्हें राजस्थान की सबसे लोकप्रिय महिला नेता भी माना जाता है। लेकिन इस बार राजस्थान में वसुंधरा राजे के सर पर ताज सजना मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 बार उनके शासनकाल के तुरंत बाद हुए इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। साथ ही कुछ समय पहले उनका भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से मनमुटाव भी हो गया था और कुछ समय के लिए उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली थी। वहीं जब नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में इलेक्शन रैली के लिए आए थे, तब उन्होंने वसुंधरा जी को ज्यादा भाव नहीं दिया था। ऐसे ही कई कारणों की वजह से जानकारों का कहना है कि इस बार
बीजेपी वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर बनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान मुख्यमंत्री रेस में तीसरा नाम है दिया कुमारी का। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी के राजस्थान में लाखों समर्थक हैं और सिर्फ 10 साल पहले शुरू हुआ उनका पॉलिटिकल करियर भी काफी दिलचस्प है। जी हां, साल 2013 में दिया कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़कर उन्होंने भारी मत से जीत हासिल की थी। हालांकि 2018 में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े और भाजपा को राजस्थान में हार मिली, जिसके बाद 2019 में उन्होंने राजसमंद से लोकसभा चुनाव लड़े और 8,58,000 वोट से अपने नाम किए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिया कुमारी और उनके कंपटीटर के बीच कुछ हजार नहीं बल्कि 5,51,000 वोट्स का मार्जिन था। इसी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राजस्थान में कितनी लोकप्रिय हैं। वहीं बात करें इस साल विधानसभा चुनाव की तो दिया कुमारी विद्यानगर से मैदान में उतरी थी, जहां उन्होंने करीब 1,58,000 वोट्स बटोरे, जबकि कांग्रेस से उनके प्रतिद्वंदी सीताराम अग्रवाल की वोट बैंक में सिर्फ 89,000 वोट्स थे। यानी कि दिया कुमारी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। ऐसे में दिया कुमारी को वसुंधरा राजे की रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह राजस्थान के ये तीनों दावेदार एक से बढ़कर एक हैं और अब यह देखना होगा कि इनमें से कौन बाजी मारता है। खैर, आप इन तीनों में से किसे चीफ मिनिस्टर बनते देखना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि मध्य प्रदेश से तो शिवराज सिंह चौहान को एक कुर्सी मिलना फाइनल है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार एमपी के मुख्यमंत्री की रेस में कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल है। जी हां, सबसे पहले बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो एमपी के मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने 1975 से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, जिसमें कुछ कमेटीज के मेंबर बनने के बाद 1990 में उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया था और लोकसभा के सदस्य बने थे, जिसके बाद 2005 में वो पहली बार मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और तब से लेकर 2018 तक लगातार जीत हासिल करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पकड़ जमा रखी थी। लेकिन फिर 2018 में एमपी में कांग्रेस की जीत हुई और कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन 2020 में उपचुनाव की जीत हासिल करके शिवराज सिंह चौहान ने फिर अपनी कुर्सी हासिल कर ली। इस तरह वो 16 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान अपने गढ़ रहे बुधनी से 2006 से लगातार विधानसभा चुनाव में जीतते आए हैं और इस बार भी उन्होंने बुधनी में अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस नेता विक्रम मस्तान को मात दे दी है और वो भी पूरे 1,04,000 वोटों से, और विजय का पताका लहरा दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना और सीएम किसान निधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं को दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में खासकर ग्वालियर चंबल बेल्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव के दौरान राज्य में सक्रिय रूप से प्रचार किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो शिवराज सिंह चौहान को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के आलाकमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम की रेस में तीसरा नाम है कैलाश विजयवर्गीय का, जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में इंदौर 1 से इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला को 57,000 वोट से मात दी है और जीत को अपने नाम किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा काबिले तारीफ है इनका राजनीतिक इतिहास। दरअसल 6 बार संसद रह चुके कैलाश आज तक कभी इलेक्शंस हारे ही नहीं और 12 साल से अधिक समय तक राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके लीडरशिप में भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की थी 2014 में, जिसके तुरंत बाद 2015 में गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया था। यानी बीजेपी आलाकमान में इनकी पहुंच ऊपर तक है और ये एमपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक भी नजर आते हैं। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां सीएम के रेस में भाजपा के 2 उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है, जो कि हैं रमन सिंह और अरुण साव। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस उलझन में फंसी हुई है कि रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के सीएम के रूप में चौथा कार्यकाल दिया जाए या कोई बदलाव किया जाए। रमन सिंह 2004 से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे हैं और 1999 में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य भी किया था। वहीं 2018 में उन्हें भाजपा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में एससी और एसटी वर्ग की जनता की स्थिति में सुधार लाने के कई कार्य किए हैं।
ऐसे में 90% चांस है कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अगर भाजपा किसी और को चुनती है तो वो फिर राजनेता होंगे अरुण साव, जिन्होंने अब तक लगातार 3 बार बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और ओबीसी के बीच उनका मजबूत प्रभाव है। आखिर में बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत वाले इलाके इकलौते राज्य यानी तेलंगाना की, तो भाई यहां तो कांग्रेस के 3 कैंडिडेट्स रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमरका मल्लू में मानो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए जंग से छिड़ गई है। जहां तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख के रूप में रेवंत रेड्डी ने दक्षिणी राज्य में अपनी पार्टी को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बीआरएस सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन नेतृत्व किया है। वहीं तेलंगाना कांग्रेस के पूर्व प्रमुख उत्तम रेड्डी भी कुछ कम नहीं है, जो राज्य में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा भट्टी विक्रमरका मल्लू ने भी तेलंगाना में कांग्रेस का काफी प्रचार किया था। इस दौरान 62 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1400 किलोमीटर की पदयात्रा की थी और जनता से बात करके उनकी परेशानियों के बारे में जाना था। इसी वजह से कांग्रेस आलाकमान ये सोच कर पागल हो रही है कि इन तीनों में से किसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया जाए। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, कॉमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और हमारे पेज को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।